आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल। हालात और वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र और हालात और वाक़ात में पिछले 24 घंटे और पिछले 24 घंटों में 3 एनकाउंटर और 3 एनकाउंटरों में 10 के करीब अमवात। ये एनकाउंटर पुंछ राजौरी के इलाके से शुरू होते हुए कश्मीर भी पहुंचे और कल आपको याद होगा डीके गली में कल हुए एनकाउंटर के दौरान 5 फौजी मारे गए थे, लेकिन वो एनकाउंटर अभी भी आखिरी खबरें मिलने तक जारी है। खबर यही कि कल पहले एनकाउंटर हुआ, फिर बंगाई में दूसरा इलाका राजौरी का, वहां पे फिर गोलाबारी या गोलीबारी होने की खबरें सुनाई दी और उसके बाद फिर गोलीबारी रुकी और आज भी एक बार फिर तकरीबन 18 घंटे के बाद दोबारा गोलीबारी और गोलाबारी सुनाई दी। बड़े जोर के गोले चलते रहे और बड़े जोर के गोलों के दौरान इलाके में गोलों की गनगरज साफ दिखाई दे रही थी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल से नीचे का इलाका है। ये इलाका जम्मू और श्रीनगर या यूं कहें जम्मू और कश्मीर खित्ते के दरमियान का इलाका है और एक तरफ से राजौरी ज़िला, दूसरी तरफ से पुंछ का इलाका, पुंछ का ज़िला और फिर यहाँ से मुगल रोड का रास्ता। ये वो 3 तरफ से इलाका और उस इलाके में ये गोलाबारी साफ जाहिर है। बताया जाता है कि मिलिटेंटों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे है और उन्हीं को साथ हाथ आजमाने के लिए फौज ने पूरे इलाके का मुआसरा कर रखा है। कुल मिला के बताते चले आपको, कल गोलाबारी सुबह शुरू हुई, कल के बाद रात देर गए, शाम देर गए, दोबारा गोलीबारी और गोलाबारी सुनाई दी और फिर आज भी तकरीबन 18 घंटे के बाद ये गोलीबारी और गोलाबारी सुनाई दी। ये गोलाबारी और गोलीबारी पुंछ के इलाके में, लेकिन कश्मीर की सूरत-ए-हाल भी कुछ गोलीबारी वाली ही थी और कल रात से आज तक, आज सुबह तक जो इनकाउंटर्स कश्मीर में खासतौर पे शोपियां के 2 गांवों में 2 इनकाउंटर्स हुए, उनमें 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। और ये आपको बताते चले कि कल शाम फौज के या पुलिस ज़राए के हुकाम ने बताया कि उन्हें शोपिया के फिरपोरा के इलाके में मुसद्दका इत्तला मिली और इस मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद कल शाम को ही फोर्सेस ने इस पूरे इलाके का, फौज ने पूरे इलाके का मुआसरा किया, तलाशी शुरू की। जंग जहां मिलिटेंट मौजूद थे उस इलाके को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद कल शाम को हमने एक वीडियो भी देखा जिसमें पुलिस इन मिलिटेंटों को सरेंडर करने का कह रही थी, लेकिन करीबन 2 घंटे तक बताया जाता है, पुलिस हुकाम ने बताया कि मिलिटेंट्स को सरेंडर ऑफर दी गई, लेकिन मिलिटेंट्स ने सरेंडर करने के बजाय यहाँ लड़ना पसंद किया और फिर 2 तरफा गोलीबारी शुरू हुई और इस गोलीबारी में सुबह इमलाक के साथ साथ 3 मिलिटेंट्स की डेड बॉडीज पाई गई। आपको बताएं 2 भाई, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से 2 मिलिटेंट्स की डेड बॉडीज पाई गई और इसके साथ फौरन बाद दूसरा इलाका शोपियां का दूसरा गांव तुलरन के इलाके में भी एनकाउंटर की खबर आई। वहां पे भी यही मालूम हुआ कि तुलरन शोपियां में भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी और मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बाद यहां पे फोर्स ने इलाके का मुआसरा किया और इस मुआसरे के दौरान तुलरन इमाम साहब शोपिया में 3 मिलिटेंट मारे गए। आपको बताते चलें, पुलिस ने दावा किया है कि श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके में बिहार के रहने वाले जिस वेंडर की मौत हुई थी पॉइंट ब्लैंक रेंज से, उसमें बताया गया कि उसमें जो एक शख्स मुलविस था जिसका नाम पुलिस ज़राया ने, पुलिस हुकाम ने मुख्तार शाह के तौर बताया गया कि वो मिलिटेंट भी इस इनकाउंटर के दौरान मारा गया। मिलिटेंट मुख्तार शाह के बारे में पुलिस ज़राए ने बताया कि ये श्रीनगर के गांदरबल इलाके का रहने वाला है और गांदरबल के इलाके से ये माइग्रेशन करके या यूं कहें शोपिया चला गया था और वहाँ पे मिलिटेंट कार्रवाइयाँ कर रहा था। ताहम पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद भी ज़ब्त किया गया है। ये कश्मीर के हालात और वाक़ात में सिचुएशन में पहली खबर एनकाउंटर्स की, लेकिन अब हम दूसरी खबर पे चलते हैं और फौज के GOC 15 कोर ने DP पांडे ने श्रीनगर में आज एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि फ़ौज की जानिब से इन दिनों शुरू की गई मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इंसानी इंटेलिजेंस नेटवर्क पर मबनी हैं और किसी भी ऑपरेशन को इन वाक़ात से जोड़ा नहीं जा सकता है।
डीपी पांडे ने यहाँ बताया कि फोर्सेस और कश्मीरी अवाम को फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और श्रीनगर में SKICC की तकरीब पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-हाल का भी उन्होंने हवाला देते हुए बताया कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई हैं। और GOC पांडे ने बताया कि शहरियों का कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत है और सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम को फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए मोहतात रहने की ज़रूरत है। My sincere condolences for the losses we have suffered yesterday. This operation is still ongoing. There's a ultimate sacrifice that is being given by the brave soldiers. This is part of a different core zone where the operation is happening. I'd like to comment upon my own area. The operations here, which have been ongoing for last few days, is a standard process of operations based on intelligence. So I will not like to connect it to any events before or after in view of these operations which have been happening for last 2 days in our Kashmir. There were 2 such infiltration attempts, especially in the Uri and Rampur sector, where not only foiled, they were neutralized and eliminated. These inputs will keep on coming, and I can assure you that we are absolutely vigilant on the LC. We will not allow any infiltration to come through. 1 or 2 which will come through will be eliminated with the help of the people of Kashmir. फौज के 15 कोर के सरबराह डीपी पांडे श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन अब आपको नाज़रीन सियासत के पहलू पर नजर डालें। बीजेपी ने जम्मू में आज महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुजाहरा किया। साफ जाहिर है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुजाहरा कल जो उन्होंने खित्ते चिनाब के दौरे के दौरान अपने बयान में बताया था। आपको याद दिलाते चले, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के हवाले से महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था और उसके साथ खान नाम जोड़ने के हवाले से उन्होंने उसकी गिरफ्तारी या उनकी मंशियात से मुतल्लिक मामले को लेकर जोड़ा हुआ था। उस पर बीजेपी सरापा एहतजाज जम्मू में, कश्मीर में भी आज बीजेपी सरापा एहतजाज थी। उस खबर पे बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते चले महबूबा मुफ्ती खित्ते चिनाब यानी डोडा कश्तवाड़ के इलाके में बड़ी मंजिलें सर तय करते हुई नजर आ रही हैं। और आज भी ठाठरी से लेके डोडा कश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में महबूबा मुफ्ती का खुश आमदीद कहा गया। अच्छी खासी तादाद में लोग देखे गए, लोग जुड़ते हुए भी देखे गए और महबूबा मुफ्ती की तारीफ़ों के पुलंदे भी खड़ा करते हुए देखे गए। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ मीडिया से भी बात की, अपनी तकारीर भी की और अपनी तकारीर से लेकर मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि कश्मीर में जो इस वक्त की खामोशी है, बकौल महबूबा मुफ्ती ये ज़ोर ज़बरदस्ती की खामोशी है, इसको नॉर्मलसी से ताबीर ना किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि पकड़ दकड़ सरकार की तरफ से अरूज पर है और ये पकड़ दकड़ और इसके नताइज बकौल महबूबा मुफ्ती के ख़राब निकल सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कार्रवाइयाँ जो फोर्सेस की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उन हवाले से उन्होंने कहा कि आम लोगों को सताने के बजाय सिक्योरिटी फोर्स के उन अफसरान को जिम्मेदार ठहराया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और महबूबा मुफ्ती ने जब यहाँ कन्वेंशन किया PDP कारकुनों का, तो आपको याद दिलाते चलें, बताते चलें, कल बड़ा जलसा किया था, कल बड़ी रेले की थी, कल तराना भी चलाया था, लेकिन आज भी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद महबूबा मुफ्ती के कन्वेंशन में थी। यूं लग रहा था महबूबा मुफ्ती खित्ते चिनाब में नहीं बल्कि कश्मीर के किसी साउथ कश्मीर के इलाके में जहां महबूबा मुफ्ती की एक अच्छी खासी मेज है, जहां महबूबा मुफ्ती का एक अच्छा खासा ग्राउंड है। साफ जाहिर है खित्ते चिनाब में महबूबा मुफ्ती कुछ ज़्यादा ही कामयाबी की बुलंदियां सर तय करी है। महबूबा मुफ्ती ने क्या बताया, ज़रा सुनाते हैं आपको। हम इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं, इन्वेस्टिगेशन बेशक करें, मगर इस तरह एंड ब्लॉक जो ये लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं और इनको वार्न करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वार्न करना चाहते हैं, अगर आपने इसी तरह लोगों के साथ सलूक किया, बेगुनाह सिविलियंस को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दोगे, उसके नताइज बहुत खराब होंगे, बहुत खतरनाक होंगे, जिसका आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस तरह आम लोगों को सताना बंद कर दो, चाहे वो हमारे टीचर हो, चाहे वो हमारे सिविलियन हो, उनको सताना बंद कर दो। जिसकी ये गलती है, जो इसमें जिसने लापरवाही की, जिसने सिक्योरिटी पर फराहम नहीं की, जो सिक्योरिटी का फेलियर है, उसमें देखिए कौन से लोग मुलविस हैं, उनको सजा दे दीजिए, पहले उनको निकालिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें आराम से।
जिस तरह से आपने लोगों को पकड़ रखकर शुरू की है ये बहुत गलत है, इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। 2018 से तो हम ये सह रहे हैं, मेरी पार्टी में रखा ही क्या इन्होंने, सब लोगों को लेके गए, तो मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है। मगर मुझे खुशी है, जम्मू हो या कश्मीर हो, चुनाव वैली हो या पीर पंचाल हो, मेरा वर्कर मेरे साथ खड़ा है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। इसलिए ये जो तोड़ फोड़ ने अब एनसी में शुरू की, मेरी जमात में तो इन्होंने 2018 से ही शुरू की, उसी में से तो अपनी पार्टी बनी, उसी में तो पीसी में लोग जा रहे हैं, तो ये तो इनका तो काम ही है, ये तो इलेक्शन के बगैर बीजेपी कुछ सोच ही नहीं पाती। मगर मेरे लिए इलेक्शन कोई चीज नहीं है, कोई मामला नहीं है, इलेक्शन मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा कैसे बंद हो, जम्मू कश्मीर की खोई हुई इज्जत कैसे वापस हो, और जम्मू कश्मीर का मसला किस तरह रिकंसिलेशन और डायलॉग से हल हो। जी लास्ट क्वेश्चन है, ये जो एनआईए की मैम रेड्स हो रही हैं, आज भी इस वक्त बसीर खान के घर में रेड हो रही है या बाकी जगह, इस सबको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कहती हूँ कि एनआईए हो या ईडी हो या उसके बाद सीबीआई हो, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो सही तरीके पे काम करे ऑन प्रिंसिपल्स, उसूलों को लेके, तो किसी को एतराज नहीं होगा। मगर जम्मू कश्मीर में कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, जब इनको कुछ किसी को पार्टी से निकाल के अपनी पार्टी ज्वाइन करवानी होती है या कुछ और करवाना हो। चलिए, महबूबा मुफ्ती का आपने सुना, और आपने सुना एनआईए की रेड बसीर खान के घर पे। आपको बताते चलें ये एनआईए की नहीं बल्कि सीबीआई की रेड थी, और ये श्रीनगर के बुलबुल बाग के इलाके में आज बसीर अहमद खान के घर पे डाली गई। ये रेड सुबह सुबह डाली गई। बसीर अहमद खान, आपको बताते चले, आईएएस और रियासत के या यूं कहें कश्मीर, जम्मू कश्मीर के सबका डिविजनल कमिश्नर, सबका डीसी और कई ओहदों पर फाइज रहने के बाद सरकार ने उन्हें गवर्नर LG के मशीर के बतौर तैनात किया था। दोनों गवर्नर मुर्मू और उसके साथ साथ मनोज सिन्हा, दोनों गवर्नर्स के मशीर रहने वाले बसीर अहमद खान को पिछले हफ्ते ही मशावरत से अलग कर दिया गया था और बाज़ाब्ता तौर पे GAD ने एक हुक्मनामा जारी किया था। लेकिन आज सुबह सुबह अचानक बसीर अहमद घर के पर सीबीआई का छापा पड़ा। बसीर अहमद घर पर छापा क्यों पड़ा? कुछ अखबारों ने, कुछ न्यूज़ एजेंसीज ने बसीर अहमद खान के घर पर छापे के हवाले से बताया कि गन लाइसेंस जो है, गन लाइसेंस के मामले में जो खुर्द बुर्द हुआ है उस या बेज़ाब्तगी हुई है, उसी हवाले से बसीर अहमद खान का नाम भी कहीं जोड़ा जा रहा है, इसलिए उसके घर पे छापा मारा गया और इस छापे के दौरान कुछ कागजात भी उनके घर से जमा किए। लेकिन इस दौरान यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की CID विंग भी थी और बाकी इदारे भी थे और मीडिया वाले भी खंगाल रहे थे। सीबीआई चूँकि टीम, खसूसी टीम दिल्ली से आई हुई थी, वो यहाँ ज़्यादा उन्होंने वो सीधा अंदर चले गए। बाहर से निकल के जो बातें निकल के आई उसमें बताया गया कि 3 मामले हैं जिनमें बसीर अहमद खान से पूछताछ हो रही है। पहला मामला गन लाइसेंस का है, दूसरा मामला गुलमर्ग लैंड स्कैम का है, वो गुलमर्ग लैंड स्कैम जिसमें कभी बसीर खान का नाम सुर्खियों में रहा था और तब बताया गया कि यहाँ पे बसीर खान को बचाने के लिए तब की सरकार ने भी रोल अदा किया और बचाने के लिए मुनीर खान को भी ACB, जिसे आज ACB कहा जाता है, विजिलेंस ऑफिसर कश्मीर का IG तैनात किया ताकि मुनीर खान अपने भाई बसीर खान को बचा सके। मामला वो भी, और साथ साथ में तीसरा मामला जो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस इदारों के लोग वहाँ मौजूद थे वो बता रहे थे कि ऑफ द रिकॉर्ड वो बता रहे थे कि तीसरा मामला बसीर खान के बेटे की शादी का मामला है, बच्चे की शादी का मामला है और ये शादी का मामला 2 साल पुराना है और उस शादी में बताया जाता है कि पैसा पानी की तरह बहाया गया है। बड़ी तादाद में गैर रियासती मेहमान भी थे। कश्मीर के तब लगभग बड़े सारे होटल बसीर खान ने बुक कराए थे और बताया जाता है कि उसके हवाले से जो तहकीकात हो रही है, सीबीआई उसमें भी तहकीकात करी है कि वो पैसा कहाँ से आया और उन होटल मालकान को क्या बसीर खान ने वाकई में पैसा दिया या फिर उन्हें अपने ओहदे का नाजायज़ उठाते हुए उन होटल मालकान से तावान के तौर पे वो 1 हफ्ते के लिए होटल बुकिंग ले ली। ये बसीर अहमद खान के घर पर आज जो छापा उसके हवाले से जानकारी और माना जा रहा है कि ये मामला थोड़ा सा आगे भी बढ़ने वाला है, खान बरादरों के लिए महंगा भी पड़ने वाला है, ये बताया जाता है। बाकी मामला सीबीआई के हाथ में है। लेकिन आपको नाज़रीन ज़रा टंग मर्ग में भी देखते हैं।
कुलजा टंगमर्ग का आपको हाल अहवाल बताते हुए चले कि सांप देखा गया, वो भी काला डरावना सांप। और काला डरावना सांप आज कुलजर के इलाके में महकमे वाइल्ड लाइफ के ओहदेदारों ने बड़ी मुश्किल से अपने कब्जे में लाया और करीबन 5 से 6 फुट लंबा ये सांप इसको बड़ी मुश्किल से अपने कब्जे में लाया। महकमे वाइल्ड लाइफ के ओहदेदारों के पास यहाँ सांप से बचने और सांप को पकड़ने के किट भी मौजूद नहीं थे। बताया जाता था, उनने बताया कि सांप वो खतरे में हैं, उन्हें खुद को भी खतरा था और उस खतरे को से बचते बचाते उन्होंने सांप को अपने कब्जे में लिया और इसको वहाँ पे जो लोकल नर्सरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें डाला गया। ताहम हुकाम यहाँ पे या वो लोग डरे हुए बहुत थे। ब्रोट की गरास पन तो आज सुबह गई बेस जाहिर ये कि पता आए गांव वाल क्या आए लुक आए वार वार बे आए वाइल्ड लाइफ वाल से सठा शुक्र गुजार कि इमो को सठा मदद ये मजन ये रटने खतर यह सोप यह तकरीबन 7 फुट झूठ तो यह क्लीन खतरनाक क्लीन कि यह मतलब आज सुबह ये गई जाहिर बे अमिस गए 5 6 दह आज। चलिए, ये टंगमर्ग का हाल अहवाल, सांप का डर और बड़े सांप से डर से लोगों को तो महकमा वाइल्ड लाइफ ने आज बचा लिया, लेकिन खुद डरे हुए थे क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे सांप को पकड़ा जा सकता है। लेकिन बडगाम का नज़दीकी इलाका टंगमर्ग और बडगाम में का हाल अहवाल भी ये तस्वीर बता रही है। ये गुंडसुतू इलाका है और यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ज़िला इंतज़ामिया बडगाम के खिलाफ मुकामी लोग नारेबाजी करे थे, एहतजाज करे। तो एहतजाज का वजह यही था कि 2017 में रिंग रोड बनाने के लिए इनकी ज़मीनें सरकार ने ली हैं। उस वक़्त मार्केट रेट के हिसाब से इन्हें पैसे देने का बताया था। लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया ने उनको पैसे नहीं दिए और अब जब उनके बगीचे तैयार हो चुके हैं, उस पर फसलें लगी हुई हैं, इस वक्त उन्हें बताया जा रहा है कि आप अपने बगीचे काटिए। और इंतज़ामिया ये भी उनको बता रही है कि बगीचे तो काटिए, लेकिन जो रेट उस वक्त जो नेगोशिएशन हुई है उसका आधा ही पैसा मिलेगा। और इस पर वो लोग सरासा एहतजाज करते हुए बता रहे थे कि सड़क के ख़िलाफ़, रिंग रोड के ख़िलाफ़ तो है नहीं, वो चाहते हैं कि रिंग रोड बने, लेकिन बने भी, लेकिन उनके ऊपर से नहीं, उनकी ज़मीनों के ऊपर बनेगा तो सरकार को उसका वो मुआवजा देना चाहिए जो उस वक्त मार्केट रेट है। और यही बात वो आज रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाने के लिए वहां पे मुजाहरा कर रहे थे। 2017 में हम हमारे गांवों का जमीन लिया है एनएच वालों ने 2017 में। फिर डीसी साहब ने हमको बुलाया अवार्ड बनाने के लिए, फिर अवार्ड बना। ये हमारा गांव नहीं है, इसमें 45 गाँव है। 45 गाँवों का अवार्ड बना है 2017 में। फिर भेजा इन्होंने अप्रूवल के लिए, अप्रूवल सब गांवों की आ गई। 60% लोगों ने 29 लाख के हिसाब से 17 में पैसा लिया, 17-18 में। आज 3.5 साल 4 साल के बाद जब बाकी जिम्मेदारों को बुलाते हैं, आज बोलते हैं हम आपको 14 लाख रुपए देंगे, जबकि किसी गांव 45 गांव है इन्वॉल्व। हम सड़क के खिलाफ नहीं है, लेकिन 45 गांव इसमें इन्वॉल्व है। किसी गांव का कोई एक पैसा भी नहीं कटा। पता नहीं इसका क्या बैकग्राउंड है हमारे। चलिए, बैकग्राउंड इन्हें भी किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, हमें भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके बकौल कुछ किसानों को 50 लाख के हिसाब से मुआवजा, कुछ को 15 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। आखिर ये भूल चूक है या डिलिब्रेट है? तब क्या फ़ायदा इतना जो पैसा दिया, या आज इतना कम जो दे रहे हैं, आज क्या फ़ायदा? किसी का अपना फ़ायदा तो नहीं है। किसान भी बता रहे थे और एलजी इंतज़ामिया से अपील भी कर रहे थे कि मामले पर गौर खौज किया जाए। लेकिन साउंड माइंडनेस, साउंड बॉडी की बात भी करते हैं। पुलवामा में आज पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से एक प्रोग्राम भी मुनक्कद किया गया और इस प्रोग्राम के दौरान नौजवानों को ट्रैकिंग के हवाले से जानकारी दी गई। खास तौर पे बच्चियों को भी बताया गया कि ट्रैकिंग और इस ट्रैकिंग के दौरान आपको बताते चलें कि वो आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ साथ बताते चलें स्वच्छ भारत अभियान भी आज देखने को मिला। और स्वच्छ भारत अभियान के हवाले से आपको बताते चलें, ये कुलगाम की वो तस्वीरें जो हमारे स्वच्छ भारत की खूबसूरत कश्मीर की तस्वीरें, और इन तस्वीरें मुकामी आंगनबाड़ी वर्कर्स से साथ साथ इलाके की मौजूद शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि साउंड माइंडनेस, साउंड बॉडी के साथ साथ माहौल को साफ रखना है और माहौल को साफ रखने की हम सब की जिम्मेदारी भी है। उसका अवसर है, मैं CDPO कुलगाम हूँ। आज हमारा ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, क्लीननेस ड्राइव चल रहा है। तो हमने ऑफिस से ही शुरुआत की, सफाई मुहिम की।
तो यहाँ आज हमने आंगनवाड़ी सेंटर पे भी सफाई की। तो इसका मतलब लोगों को यही तासुर देना है कि अपना आस पड़ोस साफ रखिए ताकि हम बीमारियों से। चलिए, ये कुलगाम का, लेकिन पुलवामा की बात की हमने, तो पुलवामा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ट्रैकिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, और उसके लिए ख़ासतौर पे हमारा नौजवान तबका, वो कुछ अलग सी बात है। और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पुलवामा ने आज 4 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप का, या यूँ कहीं ट्रैकिंग कैंप का एहतमाम भी किया, और इसमें पुलवामा के लगभग 80 के करीब बच्चे शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ पहाड़ों में जाएंगे, देखेंगे अपने पहाड़ों को, अपनी चढ़ाई चढ़ने की इनमें हिम्मत भी आएगी, और चढ़ाई चढ़ने के साथ साथ माहौल कैसा है और माहौल को कैसा रखना है ये इन बच्चों को मालूम होगा। और इसके लिए पुलवामा में यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने जो आज प्रोग्राम शुरू किया, इसकी पजराई भी हो रही है। मेरा नाम यूनुस फारूक है, मैं भूंत्राल से, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल से। और कोविड के बाद ये ट्रैकिंग पे जाना बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने, और सभी बच्चों को अच्छा फील हो रहा है। और मतलब इस कोविड में जैसे माइंड स्टक हो गया था, हमें फ्रेश फील हो रहा है ये सब करके, और तो हमें बोला गया है 3 दिन के पहले ही बोला गया। चलिए, ये एक पहलू साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी की, लेकिन हमारी बॉडी, हमारे माइंड को कमज़ोर करने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस लगी हुई है। तस्वीर हम आपको सुंबल पुलिस थाने की दिखा रहे हैं, जिसने आज एक खास कारनामा किया है और यहाँ 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। ये कौम के वो नासूर हैं जो कौम को तबाह करने के दर पे लगे हैं, ख़ासतौर पर नौजवान पीढ़ी को। और सुंबल पुलिस थाने के हुकाम ने हमें बताया कि उनके पास मखसूस इत्तला मिली थी, और उसी इत्तला के बाद पुलिस पार्टी सुंबल ने नाका लगाया, और इस नाके के दौरान इन 3 लोगों को मंशियात समेत गिरफ्तार किया। और इनकी शिनाख्त आपको बताते चलें, ये यहाँ सुंबल से दूर के इलाके के हैं। इनमें की शिनाख्त मुश्ताक शगू है। ये मुश्ताक शगू संग्रामपुरा सोपोर का रहने वाला है। माफ़ कीजिएगा, शफात माजिद, और इसके बाप का नाम मुश्ताक है, और शफकत अहमद दूसरा नाम है, और इसके साथ साथ तीसरा नाम जो है वो नज़ीर अहमद सोफ़ी का है। और ये शफात जो है ये सोपोर के शालपुरा इलाके का रहने वाला है, नज़ीर सोफ़ी बारामूला का रहने वाला है। और इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान सुंबल पुलिस को ये मालूम हुआ है कि ये मुल्ज़मान जो हैं ये मंशियात फरोश हैं, और इलाके के लोगों को मंशियात सप्लाई करते थे, वो भी ऊंचे दामों पर, यानी ब्लैक मार्केटिंग मंशियात की करते थे, और उनके साथ साथ नौजवानों को मंशियात का आदी बनाते थे। ये वो पहलू जिस पे हम सबको नज़र रखनी चाहिए, और मंशियात जहाँ पे भी हों, जिस हाल में हो, उनके खिलाफ हुकाम को, पुलिस को बाखबर करना है कि इलाके में कौन मंशियात फरोश है, पकड़वाना है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी इंसाफ या कोई भी रहमदिली नहीं दिखानी है। लेकिन आपको बताते चलें, हमारे नौजवानों के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी कई इकदाम, हमारे IITs बन रहे हैं, और IITs के साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें, IITs की निगरानी असगर सामून कर रहे हैं। एक नई तालीम, नई टेक्नोलॉजी, और उस नई टेक्नोलॉजी में असगर सामून ने आज पटन के IIT का दौरा किया, और यहाँ उन्होंने IIT हुकाम और दूसरे अफसरान के साथ मुलाकात और मीटिंगों के दौरान नौजवानों, ख़ासतौर पे बच्चों को दी जाने वाली तकनीकी तालीम के हवाले से जानकारी भी हासिल करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि सही रोज़गार कमाने के लिए उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तब पूरा होगा जब बच्चे को अच्छी जॉब मिले, एम्प्लॉय हो जाए, या सेल्फ एम्प्लॉय हो जाए, या उसको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, वरना इन कोर्सेज का मकसद नहीं है। हम नहीं चाहते कि बच्चे का 1 साल 2 साल हमारे साथ स्पेंड करता है, वेस्ट हो जाए, तो प्रोडक्टिव हो, क्योंकि वो बच्चा हमारे पास आया 10th के बाद, 10+2 करके डिग्रियाँ नहीं की है उसने, तो जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो भी अलाउ करती है, स्किलिंग करो आप, और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट अलाउ किया है, आप यहाँ से कुछ स्किल सीख। असगर सामून बता रहे हैं कि हमारा बच्चा प्रोडक्टिव हो। साफ जाहिर है प्रोडक्शन ही है, और आज के मुकाबले की दुनिया में बच्चों के लिए हुनरमंदी बहुत ज़रूरी है, और हुनरमंदी में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा रोल भी अदा कर सकता है। और इसी एग्रीकल्चर सेक्टर में करगिल के आज किसानों के ग्रुप ने सोनावारी ज़री काश्तकारी मरकज़ का दौरा भी किया। यहाँ किसानों का ये ग्रुप जो है वो 1 हफ्ते के दौरे पर, और ख़ासतौर पर इसमें अच्छी खासी तादाद करगिल की ख़वातीन किसानों की है, और यहाँ इन्हें काश्तकारी के माहिरीन तरबियत भी दे रहे हैं ताकि उन्हें कश्मीर में इस्तेमाल होने वाली ज़राअत की तकनीक के बारे में जानकारी दी जा सके, और वो करगिल में भी इस तरह की जानकारी हासिल करें। यहाँ इन लोगों ने बताया कि वो कश्मीर में खेती बाड़ी करने और देखने के लिए बहुत ही पुरजोश थे, और यहाँ आके उन्हें बेहतर तरीके से काश्तकारी के नए तरीके भी देखने और समझने के मौके मिले हैं।
बोलते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। जैसे हम आज यहाँ सुंबुल में आए, यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि सीडलिंग किस तरह होती है, ग्रीन हाउस किस तरह यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे। चलिए, हमारी खवातीन एग्रीकल्चर सेक्टर में गांव देहात में सबसे फ्रंट लाइन पे होती हैं और गाँव का खेत हो, बाड़ी हो, जो कुछ भी हो, उस पर पहली नज़र खवातीन की रहती है। और करगिल की लगभग भी यही सूरत हाल है। खवातीन खेती बाड़ी के मामले में सबसे आगे और उन्हें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी है, समझने की ज़रूरत भी है। लेकिन आपको बताते चलें, टेक्नोलॉजी और नया दौर, इस नए दौर में ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों में कितनी तरक्की हो रही है, उसका अंदाज़ा हम आपको कई बार करा भी चुके हैं अपनी ख़बरों में, हालात में। आज आपको वादी लोलाब के मत्सिल इलाके की सूरत हाल आपको बताते चलें कि यहाँ पे सड़क भी है, अस्पताल भी है और बहुत कुछ भी है, और लेकिन वो सब कुछ कागजों में है। फ़ायदे की चीज़ यहाँ बहुत कम दिखाई देती है। डप्पल मत्सिल का वो इलाका है जहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे सरकार की तरफ से खड़ा किए गए ढांचों की सूरत हाल बहुत ही खस्ता होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के इन ढांचों की देखरेख के लिए कोई नहीं है। और फिर इन दूर दराज के इलाकों में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, उसका अंदाज़ा आप जानते हैं, आपको बाखबर ही है। शायद एलजी इंतज़ामिया नहीं जानती है, तो एलजी इंतज़ामिया तक हम कुपवाड़ा के मत्सिल इलाके की डिस्पेंसरी की ये सूरत हाल वहाँ के लोगों की रुदात में ही सुनाते हैं। बिल्डिंग तो पढ़ाने के काबिल है नहीं सर, आप खुद देख लो सर, इसका हाल क्या हुआ है 2 ही सालों में, बिल्कुल अभी यूज ही नहीं हुए हैं, अनटच है। अनटच होकर भी आप देख रहे हैं कि इसकी मटेरियल के हालात क्या है, दीवार का हालात क्या है। अंदर कमरों में जाकर देखो, मैं कोविड सेंटर का सामान कुछ है वो रखा, वो भी बर्बाद हो चुका है इस बिल्डिंग की वजह से सर। जब ये बिल्डिंग हुई, ये बनी थी सर, इसका जो मेजरमेंट था, मतलब वो उस लिहाज से ये कम बनी है। इसमें 25 फुट जो थे वो कम हो रहे थे, तो ठेकेदार ने क्या कहा और डिपार्टमेंट ने उस टाइम क्या कहा था, जो 25 फुट के पैसे बच रहे हैं इसके लिए हम आपके ग्राउंड को फिलिंग कर देंगे। और इसमें चलिए, मत्सिल का इलाका है, ये कुपवाड़ा से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा ये छोटा सा इलाका, और इसमें कई गांव हैं, रिंगबाला हो, मत्सिल हो, दूधी हो, पुशवारी हो, ये ऐसे वो इलाके हैं जो दूर दराज हैं और मौसम सरमा में इलाके से या यूँ कहें दुनिया से कटे रहते हैं। और वहाँ पे आपने देखा, अस्पताल से लेकर स्कूल तक सब कुछ वही है, लेकिन वहाँ पे उसकी देख रेख के लिए कुछ नहीं है। और फिर इमारत का आपने वहाँ के मुकामी लोगों के हवाले से भी सुना, उनकी ज़ुबानी भी सुना कि वहाँ की इमारत तो सरकार ने बनाई, लेकिन बनाते बनाते कुछ हाल ऐसा है कि इमारत भी अब खस्ता हो चुकी है। ये हमारा आज का स्पेशल रिपोर्ट, आज का जेके स्पेशल। आज के जेके स्पेशल से श्रीनगर के स्टूडियो से बस इतना ही। मुझे मेरी टीम आबिद कादिर, साहिल मजीद और उसके साथ साथ मेरे दूसरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी। फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।